हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफर्म के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका वीडियो का री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है 26 से 27 जून। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर जो है कंसेप्चुअल लेके नहीं आए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पढ़ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे कि आपकी तैयारी को एक एडवांस मोड देने के लिए हम क्वेश्चंस आंसर लेकर के आए हैं, और ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आपके प्रश्न हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। तो आज हम टॉपिक वाइज देखेंगे, जिसमें वर्णमाला का नंबर आता है। तो वर्णमाला से जो भी आपके लगभग 200-250 क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे, बट हम इसको पार्ट वाइज में करके देखेंगे। 200-250 क्वेश्चन एक साथ नहीं देखेंगे, आप भी जो है बोर हो सकते हो। तो इसलिए लगभग हमने 50-50 जो एक टर्म लेकर के, जो एक मॉक टेस्ट होता है, एक पेपर होता है, उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, तो वो 50 हम देखेंगे से एक साथ, फिर 50 एक साथ देखेंगे। इस प्रकार आपका चलता रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को अगर एनहांस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये टोटली जो है आपका प्रश्न से ही ओरिएंटेड रहेगा, और उसी से हम डिस्कस भी करेंगे साथ में, ये भी आपका रहेगा। और ये आपको लगभग 5 से 7 सेकंड आपको दिया जाएगा, उसके डिफरेंस में आप आंसर कर सकते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, इसलिए मैं अपने आप से 10 सेकंड मान करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप चाहे तो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप उसी समय भी रियल टाइम में भी वीडियो का आंसर कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो हमारा वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को किसे कहेंगे? बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। तो यहां पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यूपी टीजीटी के एग्जाम में 2009 में आ चुका है। नेक्स्ट आइए, अब यहां देखिए, जो ध्वनि है आपका, वर्णमाला में जो ध्वनि है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर होता है, मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, मात्रा के आधार पर 2 स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा उ और री, ये एक मात्रिक होते हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं होती है। मूल स्वर होते हैं, जब भी पूछा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर पूछे तो भी, लघु स्वर पूछे तो भी, एक मात्रिक पूछे तो भी, तो ये चारों चीज इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए, स्वर में ही ह्रस्व हो गया। अब आते हैं दीर्घ या गुरु या संधि स्वर, ये द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? इसको छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ के, तो कौन बचे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, बाकी 2, तो 4, तो 6, 7। ठीक है, 7 4 11, टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और तो ये आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये अब क्या है? दीर्घ स्वर हैं, गुरु स्वर हैं, संधि स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? ओम, जो ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, आप सभी जान, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे ओम होता है ना, तो ओम जो है वो प्लुत स्वर आपके में आता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम दीर्घ स्वर की कैटेगरी देखें, तो मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। इसमें भी एक कैटेगरी होती है, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, मैं भी वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। देखिए यहाँ पर तो मूल दीर्घ स्वर दिख रहा है, उसे सजातीय कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर विजातीय है। तो संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ रहा है? अ प्लस ई अगर ऐड करेंगे तो ए आएगा, अ प्लस छोटा ए ऐड करेंगे तो बड़ा ए आएगा, अ प्लस छोटा उ, औ, अ प्लस ओ, औ। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त है, मिलके बन रहे हैं, इसलिए संयुक्त कहलाते हैं। और भी जाति हैं, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन यहाँ सजातीय क्यों कहा गया है? क्योंकि अ और अ एक ही जाति के हैं, एक ही तरह के हैं, इसलिए इनको सजातीय कहा गया है। मूल दीर्घ स्वर कहा गया है क्योंकि ये मूल है, मूल स्वर है। जैसे देखिए, मूल स्वर में क्या है? अ, ई, उ, री, इसलिए इनको मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। तो अ प्लस अ, आ। अब आ देखिए दीर्घों में आ रहा है, इसलिए इसको मूल दीर्घ स्वर कहा गया, मिला के कहा गया है। छोटी ई प्लस छोटी मिला के बड़ी ई, छोटा उ प्लस छोटा उ मिला के बड़ा उ, इसलिए ये मूल स्वरों को मिला करके जो दीर्घ स्वर बनाया जा रहा है, वही इसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, या सजातीय स्वर कहते हैं, या विजातीय इधर कहते हैं, इन सब चीजों को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके विजातीय हो गए और ये आपके सजातीय हो गए। तो पूछता है सजातीय शब्द, सजातीय वर्ड कौन सा है, इसमें से ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इन चारों में सजातीय कौन सा है, तो आपको पहचानने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सजातीय, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। और याद कैसे होगा? आपको रिवाइज करना है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हमेशा रिवाइज कर देना है। किसी को पकड़ा दीजिए, पूछिए, बोलिए, पूछो मुझसे, नहीं कुछ कोई है तो ये क्वेश्चन, मेरा वीडियो में जो क्वेश्चन आया है, मैं 250 ले रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप फटाफट रोक करके, पॉज करके या 2 पे चला करके आप उसका आंसर करते जाइए। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक करिए। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें याद हो जाएंगी। और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाते हैं वापस आपके सामने।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, या फिर आपका स्वर, या फिर वर्ड, ये बताना है आपको। देखिए भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछे ना तो वर्ड बोलेंगे। क्या? वर्डों का मिलकर ही शब्द बनता है ना, जैसे अ हो गया, म हो गया, अमर। अब अमर से शब्द बना है, ये वर्ड से मिलकर ही तो बना है ना? तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो वर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। कंफ्यूज आते हैं कई लोग। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं? अब देखिए, अब ये कई तरह के सवाल हैं कि वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, है ना, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह, ये कौन कौन से होते हैं, इन सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्वेश्चन के माध्यम से भी जानेंगे और वैसे भी आपको बताएंगे एक डायग्राम के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से। तो अभी तो यहाँ जान लीजिए 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने? 52 वर्ड होते हैं, ये आप अभी जान लीजिए। मैं देखिए इधर बताता हूं आपको 52 कैसे होते हैं। देखिए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब ये 33 कैसे होती है मूल व्यंजनों की संख्या, वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जो आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ, मतलब क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। तो कितने हो गए ये? अब सब में 5 होते हैं, तो 5 पचे 25। तो 25 जो है आपके ये स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या इसको बोलेंगे। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, यानी क से लेके प वर्ग तक आपकी टोटल स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब बाकी 25 हो गए, तो सर बाकी 8 कहाँ गए? बताते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं एक। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। वो कौन से होते हैं? ये बिल्कुल रट लीजिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें भी य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये अर्ध व्यंजन कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंतस्थ य, र, ल, व हो गया। अब जो य, र, ल, व हो गया है, ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिससे बोलने पे ज्यादा सांस निकले मुंह से, जैसे श, तो श बोलने से ज्यादा जो है गर्म हवा बाहर आ रही है, तो इसी को इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह। तो ये हो गया 4। अब ये 4 4 8 और 8 5 13, टोटल 33 हो गया। ये तीनों मिला के टोटल। इस प्रकार जो है हमारे मूल व्यंजन, अगर पूछता है प्रश्न में कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको वो लिखना है, सेलेक्ट करना है 33। 52 और 33 एक साथ नहीं देगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, अब देखिए यहाँ पे मूल स्वर हमने जोड़ लिया, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं? 11 प्लस अयोगवाह वर्ड कौन कौन से हैं बताइए? अंग और अह, ये अयोगवाह होते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग। तो 11 प्लस 2, व्यंजनों की संख्या हमने कितनी देखी? 33 ये देखी। अब प्लस 39 कैसे हुए? मतलब व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछे तो 39 है, मूल संख्या पूछे कि मूल कितने हैं, वो 33 है। तो अब देखिए 4 बाकी 6 कहां से आ गए? तो संयुक्त व्यंजनों को भी हमने ऐड किया, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये किसी ना किसी वर्डों से मिलके बन रहे हैं। क, श, छ बन रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ मिलके बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। श, र, ठीक है, तो ये 4 हैं आपके। उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन, द्विगुण मतलब इन 2 गुणों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बोल लो ढिलाई, है ना, अंगड़ाई, तो ड में भी, ढ में भी, ड में भी, ड़ में भी इस्तेमाल हो रहा है इसका, इसलिए ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो ड, ढ, ये 2 ऐड हो जाएंगे। तो 4 2 6 हो गया, 6 3 9, 39 जो है कुल व्यंजनों की संख्या हो गई। तो हमने यहाँ, अच्छा ये साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमने 11 2 कर लिया। अब ये 11 क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। अयोगवाह वर्ड कौन से? 2 अंग और ह, और प्लस हमारा क्या है? व्यंजनों की कुल संख्या हमने कितनी देखी? 39 देखी। 39 इसको कर लीजिए। अब 39 के बाद व्यंजनों की ये कितने हो गए? 39 40 10 50 2 52, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास कितने वर्डों की संख्या हो गई? 52 हो गई। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि टोटल जो वर्डों की संख्या है वो हमारे पास 52 है। तो इस प्रकार जो है टोटल वर्डों की संख्या 52 निकल के आ गई। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, मात्रा, वर्ड या कोई नहीं? देखिए वही बात की हमने, क्या जो वर्ड है वही भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर का अगर संयुक्त रूप मिला दिया जाए, जैसे व्यंजन ये क्या है? ये क जो है ये व्यंजन है, मतलब अगर देखा जाए स्वर रहित व्यंजन, तो ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है। अगर क प्लस ये अ, फिर ये जो बन रहा है, फिर ये व्यंजन बनेगा,
तो बताइए इसके संयुक्त स्वर को क्या कहेंगे? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य? क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। जैसे कि आपका कमाल। अब कमाल में क्या क्या मिला है? क प्लस ये स्वर मिल गया, प्लस म प्लस आ प्लस ल, तो ये कमाल बन गया आपका। तो ये हलंत लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लो यहाँ भी अ कर लीजिए, तो ये आपका जो है अक्षर बन गया। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? स्वर की हमने बात की है, अभी हमने ऊपर देखा कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? अब देखिए यहां पर आप ऑप्शन देखिए कि 52 है क्या, 39 है क्या, नहीं है, तो मतलब यहां क्या पूछ रहा है? मूल पूछ रहा है। तो मूल हिसाब से हमने क्या बात की थी? अभी 33 बात की थी ना, बिल्कुल सही। 25 और 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 8 25 8 33, तो ये 33 हमारे यहां पर हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? कई सारे वर्ड, एक से अधिक अगर वर्ड हैं, उनके मेल को हम क्या कहेंगे? उनके वर्ड, बिल्कुल अभी अक्षर की हमने बात की थी, अक्षर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अब देखिए वहां पे भी ये वीडियो के जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका, बिल्कुल सिंपल सा 33। सिंपल कर देना, मजा आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड, लगे रहिए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारण किसका होता है? हमने बात की थी स्वर वो चीज है जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिनमें किसी की सहायता नहीं लगती, और व्यंजन के उच्चारण में वो सहायक होते हैं। जैसे क जो है ये व्यंजन है, अगर इसको हमें उच्चारण करना है तो प्लस अ करना पड़ेगा ना। क देखिए क बोलते हैं आप तभी तो लास्ट में अ आता है ना, क इस तरह से, तो ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, वो स्वर है आपका। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, हिंदी में देखिए कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि ये सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज फिर से बता दीजिए, तो आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? अभी हमने बात की ऊपर ध्वनियों के प्रकार, है ना, ध्वनियों के प्रकार अभी हमने ऊपर बात की थी, 2 प्रकार बात की थी, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये दोनों चीज हमने बात कर ली है। नेक्स्ट आइए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब देखो स्पर्श के बारे में भी हमने बात कर ली थी, क्या? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और ये आपके आ जाते हैं टोटल कितने? 25 आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया, और एक वर्ग और छूट रहा है आपका ट वर्ग, और यहां पे लिख लीजिए च के बाद आएगा ट, त और प। ये जो है सारे वर्ग ये आपके अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी हम देखेंगे कि क कंठ वाला है, च तालु वाला है, ट मूर्धन्य वाला है, त दांत वाला है, प ओठ वाला, ये सब हम देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे, बता तो दिया मैंने खैर, लेकिन हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे ताकि दिमाग में आपके बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताइए, स्पर्श व्यंजन हमने कितने देखे? 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ये आंसर है, वर्ड नहीं है यहाँ पर, शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? बताइए। तो हम कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय, सब वही क्वेश्चन है, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? देखो कुल व्यंजन पूछा यहां पर, लेकिन 39 दिया ही नहीं है ना, 52 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मूल इसको समझेंगे कि ये मूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? 33 जो है सिलेक्ट कर देंगे इसका। क्लियर? चलिए वेरी गुड। स्पेसिफिक अगर 39 दिया है, उसमें 33 दिया है, 52 दिया है, तो स्पेसिफिक पूछेगा तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे आइडिया, जहां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो भी ये 2-3 क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए हैं, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है 39 या 52, है ना, तो आपके लिए सिंपल रहेगा बिल्कुल। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अब इकाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए, स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही वर्ड, ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा? अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, दीर्घ स्वर कौन सा है। अब अच्छा, बात कर ली हमने ऑलरेडी, ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ये बताइए कि दीर्घ स्वर यहाँ पर कौन सा होगा। हमने बात कर ली थी ना, जो बड़ी ई है ये किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा, तो बड़ी ई इज द राइट आंसर। आपको दिखा देते हैं दोबारा वहां पर, देखिए दीर्घ स्वर की बात की थी, अब यहां देखिए ये है ना बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए
ओ, औ, ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। देखिए दीर्घ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज समझने का प्रयास करिए। केवल इतना ध्यान रखिए कि मूल ह्रस्व कौन से होते हैं, एक मात्रिक कौन से हैं, अ, ई, छोटा ऊ, री, ये चार हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा बाकी बचे हुए क्या है, दीर्घ स्वर हैं, है ना। ये ह्रस्व मूल कौन से अपने चार हैं, अ, ई, उ, री, ये इतना ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 25 ये हो गया, और यहाँ पर शब्द हो गया आंसर ये, अच्छा ये भी हो गया, ये हो गया, हाँ यहाँ पे थे हम, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, अभी हमने ऊपर बात की, ह्रस्व यानी मूल स्वर यानी एक मात्रिक कितने स्वर हैं अपने, चार हैं, अ, ई, उ, री, तो हमारे कितने हो गए, चार इज द राइट आंसर, अ, ई, उ और री, ये चार अपने मूल यानी एक मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक स्वर है। नेक्स्ट आइए। दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर जो है इसमें कौन सा है बताइए। तो यहां पर आ जो है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा आपका। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, सिंपल सी बात है, क्या बताइए, प्लूत, जो प्लूत है ना, ओम, क्या है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय इसमें लग रहा है। प्लुत स्वर कौन सा है, हमने बात की थी अभी प्लुत स्वर के बारे में, है ना, ओम, इस तरह जो लिखा जाता है वही इसके अंतर्गत आता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए जीभ के आधार पर अभी हम देखेंगे आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अग्र आता है, मध्य आता है और पश्च आता है। अग्र, मध्य और पश्च, ये तीन जीभ के आधार पर भेद आते हैं। देखिए बाकी कौन सा इसमें दिया हुआ है, विवृत, विवृत इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट आइए। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर एकमात्र कहते हैं आपके अ को, अ केवल मध्य स्वर में आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अभी आपको बताएंगे कौन सा क्या है, सब बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च है, अग्र है, या पश्च संवृत है, या अग्र विवृत है, ये आपको बताना है। तो ये अग्र विवृत स्वर है, कौन सा, ऊ, ठीक है, अग्र यानी आगे के भाग से बोला जा रहा है, ठीक है, विवृत ऊ, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर, ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, मुख्याकृति के आधार पर ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, संवृत स्वर ई री, ये क्या है, संवृत उसे कहते हैं जब मुंह हमें ज्यादा ना खोलना पड़े, हमें मुंह बिना खोले भी अगर शब्द का उच्चारण हो जाता है तो वो संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, दीर्घ ई, री, तो क्या इसे मुंह खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है ना। ऊ पश्च भाग है, ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है, पश्च भाग है। अर्ध संवृत जो सर मतलब थोड़ा सा खोलने, जैसे ए में थोड़ा खोलना, ओ, तो इस तरह की ये चीजें आ जाती हैं। अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर क्या है, जैसे मुंह ज्यादा खोलने की जरूरत पड़े, आ बोलने के लिए ज्यादा मुंह खोलना पड़ रहा है ना, तो ये क्या विवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और ये पश्च भाग है, यहाँ पीछे से बोला जा रहा है, आ कंठ की साइड से, इसलिए इसको पश्च भाग, जीभ का पिछला भाग इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और अर्ध विवृत स्वर में देखिए आप, अर्ध विवृत स्वर में अय जो है ये ये आगे से बोल है ना, तो ये आपका अर्ध विवृत, इसमें उतना मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़े जितना विवृत स्वर में खोलने की जरूरत पड़ती है। मध्य स्वर, मध्य भाग एक आता है आपका टोटल अर्ध विवृत स्वर में, अ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओ, औ, ओ, आ, ये जो है आ, ये अर्ध विवृत स्वर में आपका आएगा पश्च भाग में। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो कनेक्ट या आप इसमें बनाने जाओगे या शॉर्ट ट्रिक बनाने जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप समझो कि आखिर ये अग्र भाग क्यों है, ये मध्य भाग क्यों है, ये पश्च भाग क्यों है, संवृत क्यों है, अर्ध संवृत क्यों है, विवृत क्यों है। संवृत क्यों है, क्योंकि मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, ई, दीर्घ ई, बड़ी ई, री, बोले मतलब ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत पड़ नहीं रही है, थोड़े से मुंह खोलने का काम चल जा रहा है। अर्ध संवृत थोड़ा सा खोलने की जरूरत पड़ रही है, ए, ओ, है ना, इस तरह से। अर्ध और विवृत स्वर, विवृत स्वर में क्या है, आ, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत पड़ रही है। अर्ध विवृत स्वर ज्यादा ना खोल के उससे थोड़ा सा कम, ए, अ, ओ, आ, ये सब चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अग्र भाग में देखिए ई आगे से बोल रहे हैं, ऊ पीछे कंठ से आवाज आ रही है, पीछे जीभ के पिछले भाग से, तो ये सारी चीजें हमें कनेक्ट करना है अपने आप में, समझने के आधार पर, रटने और कनेक्ट करने में आप मत जाइए, केवल
समझने के पर्पज से आप आगे बढ़िए। कौन सा स्वर जो है समृद्ध है? और समृद्ध की हमने क्या बात की थी? जो बोलने में जिसका हमें कम उच्चारण करना पड़े, मुंह जो कम खोलना पड़े। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? बिल्कुल ई दिख रहा है ना। अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? ज्यादा ना खोल के उससे थोड़ा सा कम, कौन सा हो जाएगा अर्धविपरीत स्वर? बताइए। ऊ, वो क्या था? ऊ था हमारा समृद्ध स्वर। ए, आ हमारा क्या हो जाएगा? विपरीत स्वर हो जाएगा। ए तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट 28 का? बिल्कुल सही, ए। अभी देखते हैं यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए ए अर्धविपरीत स्वर है, ठीक है। और जो ए सिंपल ए है वो अर्ध समृद्ध है, ठीक है। ए ये चीज ध्यान रखिएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। देखिए तीनों ही आते हैं इसमें, दीर्घ भी आता है, प्लुत भी आता है, ह्रस्व भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार, अग्र यानी आगे के भाग से बोलता हूं, अवृत्ताकार मतलब होठ वृत्ताकार ना हो। समृद्ध स्वर ध्वनि जिसको बोलने के लिए ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, ऐसा कौन सा है बताइए? आ तो नहीं होगा, सिंपल सा हट जाएगा। ए ये कौन सा है? आपका अग्र में आता है ये भी। अ तो आपका मध्य में आता है। ई ये भी अग्र में आता है। तो बी और डी में से कोई एक होगा, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, ई ये आएगा, ठीक है। ए जो है अर्धविवृत है और ई जो है ये विवृत है, हमने देखा था ना। यहां देखिए, ये देखिए ई है समृद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। समृद्ध है ना ये। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है बताइए? मात्रा तो लगाते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ड, समरूप यानी ग्रेफीम, रूप या शब्द? फटाफट इसका आंसर करिए। 32 बिल्कुल सही, समरूप ग्रेफीम कहते हैं, ठीक है। मात्रा स्वर को ग्रेफीम यानी समरूप कहा जाता है। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण भी यहां कर सकते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य मैंने बात की थी ना कि इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अ ये ह्रस्व स्वर है, ये हमने देख लिया है कि मूल स्वर ह्रस्व स्वर एक मात्रिक कौन होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अ, ई, री, उ यानी 4 ये मूल स्वर जो हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे, है ना। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। निम्नासिक में ये आ जाएगा, अनुनासिक में ये आ जाएगा, ठीक है। तो कंठ है, अ पीछे से कंठ से आवाज आ रही है, अंग, आ, ये सभी क्या है? कंठ से आ रहा है। ताल जो दांत के ऊपर वाला भाग है उसमें देखिए ई, इया, ये सब क्या है? हमें अगर तालु से मिला के बोलना पड़ा है। मूर्धन्य तालु के और ऊपर का भाग री, मतलब दांत को थोड़ा, जीभ को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ रहा है, तो मूर्धन्य में जैसे ट, ठ, ये सभी क्या है? ऊपर से हम जीभ को लड़ा रहे हैं, तो वो हमारा मूर्धन्य कहलाएगा। कंठ तालव यानी कंठ और ताल का दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ए कंठ भी इस्तेमाल कर रहा है, तालु का भी इस्तेमाल कर रहा है। ए, ऐ कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ का, ओ ओठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कंठ का भी, तो ओ, औ, ठीक है। ओष्ठ का केवल क्या है? उ, ये ओठ का इस्तेमाल है, ठीक है। ये चीज आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए। ओ, औ किस प्रकार के वर्ड हैं? अब बताइए। ओ, औ हमने बात की थी ना अभी, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, तो ये किसी गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट बताइए ओ और औ किसका है? तो ओ और देखिए पहले ओ, औ ओठ का इस्तेमाल हो रहा है, ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं दिख रहा है? ये भी बाहर, ये भी बाहर, ठीक है। अब दंतोष्ठ में क्या दांत वाला इस्तेमाल हो रहा है क्या? दांत वाला भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो अपना ये बच्चा कंठ का इस्तेमाल हो रहा है। ओष्ठ प्लस कंठ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तब ये क्या कंठोष्ठ कहलाएगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो संधि जो है वो स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए यहां पर ए, उ, औ ये सभी आपके जो हैं हाँ, ये उ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी ये सभी जो आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए आपको दिखा देते हैं वहां पर जहां पर संयुक्त स्वर की हम बात कर रहे थे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहां पर संयुक्त लिखा ना, दीर्घ स्वर मेरे पीछे भी जस्ट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहां क्या दिखा है? देखिए ए, ऐ, ओ, औ ये सभी इसके अंतर्गत आ रहा है, ये आपका संयुक्त दीर्घ स्वर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर है। यहां उ बड़ा उ देखिए वो संयुक्त नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है, यानी कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी बोला जाए? तो पहले तो ई,
आ क्या है, कंठ से आ रहा है लेकिन तालु से नहीं आ रहा है। ओ ओठ आ रहा है इसमें, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ठीक है। और देखिए ई तालु से आ रहा है, ए ए, हाँ ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कंठ तालव्य में आ जाएगा। ऊपर देख लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ देखिए ये रहा आपका ए जो है ये कंठ तालव्य में आपका आ जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। ये डायग्राम जरूर आप बना लीजिएगा, ये बना करके आप कहीं चिपका दीजिए, इससे आपको डेली पढ़िए, याद हो जाएगा आपको, फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता बताइए। संभव, संभावना, संभालना या संभावित? बताइए। यहां पर संभालना जो है, संभालना ये आपका अनुनासिक शब्द है, ठीक है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब, कंगन, कटीला, कठाग्र, कंठाग्र, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो कंटीला चांद बिंदु क्या आता है, अनुनासिक क्या चांद बिंदु वाला है, ये कटीला इज द राइट आंसर। साफ साफ यहाँ दिख रहा है आपको, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ तालु तालव्य है? बताइए। ह, छ, ओ, ऐ। अब हमने कंठ भी इस्तेमाल करना है, तालु का भी इस्तेमाल करना है। ह तालु इस्तेमाल नहीं हो रहा है, छ लग सकता है, ओ नहीं, ए ये हो सकता है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, ए जो है हमारा कंठ तालव्य। अभी हमने पढ़ा ना, ए और ए कंठ तालव्य है ना, ये भी हमने पढ़ा था। ह्रस्व स्वर है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये चीजें कनेक्ट करके रखिए। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या? अभी हमने पढ़ा ए क्या है, कंठ तालव्य है ना, अभी हमने पढ़ा। ए ये भी कंठ तालव्य के अंतर्गत आएगा। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बार बार आपको दिख रहे हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर पूछा हमने, ऊपर पढ़ा था ना, 2 होते हैं। वैसे तो आपके 3 हो गए, ठीक है, स्वर, व्यंजन, प्लुत, लेकिन मात्रा के आधार पर पूछा तो केवल 2, स्वर और व्यंजन। ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं, यहाँ पे स्वर 3 प्रकार के ले लो आप, 3 प्रकार के ही मानो, क्योंकि ये वैसे तो बोला गया कि स्वर मात्रा के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो एग्जाम 2018 का हुआ था, वहां जो आंसर सीट आई थी उसमें 3 ही माना गया था आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? अभी हमने बात की, ये तीनों क्या है ना, ये क्या है, हमारे स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर? बताइए। तो ये है निर्नुनासिक स्वर होते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, नाक का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। नाक का इस्तेमाल होगा तो अनुनासिक में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कंठ तालव्य कौन सा है? उ, र, श, ए, दिख गया ना आपको कंठ तालव्य? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब आंसर आपको रटा रखा रहेगा। ये ए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको पता चल गया होगा, इस कुछ और याद हुआ ना हो, आपको ये जरूर याद होगा कि ए कंठ तालव्य जरूर है, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन के माध्यम से गुजर रहे हैं। अब यही सब देखो, याद करने का केवल पढ़ के आप सोचो कि सब याद हो जाए, तो नहीं होने वाला है। जब तक आप उसका मॉक टेस्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं याद होने वाला। वो भी एक बार नहीं, एक बार करो, फिर उसको एनालिसिस करो, फिर उसको एक बार और करो। जब तक याद ना हो जाए उसको करते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें और जो भी आपके वर्णमाला में बेसिक चीजें मैंने यहाँ 2-3 पैराग्राफ में दिखाई हैं, जो अलग अलग चीजें, उसको आप बनाओ। हमें पढ़ने के बाद बना के, कोई भी चीज पढ़ो उसको डायग्राम चार्ट के माध्यम से बना के रखो, अपने जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल के आसपास लगाओ, उससे याद होगा आपको। ये चीज ध्यान रखिए, केवल पढ़ लेने से, मात्र पेपर कर लेने से याद नहीं होगा। उसका चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी आपको। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान वही कंठ तालव्य, ठीक है। कई सारे एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अब ये थोड़ा सा पूछ दिया, कंठ ध्वनियां। देखो अभी हमने ऊपर बात अभी शायद की है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ शायद कर ली है। तो कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। देखिए क वर्ग क्या है? कंठ ध्वनि है। क से कंठ याद रखिएगा हमेशा, क से कंठ हमेशा याद रखिएगा। च तालव्य है, ट मूर्धन्य है, ठीक है, प ओष्ठ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? क और ख हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? बताइए, कंठ ध्वनि पूछ रहा है। अब यहाँ कंफ्यूज मत, त कौन सा है? त से तालु याद रखिएगा, नहीं, त, थ, द, ध, न मूर्धन्य है, ये तो मूर्धन्य में नहीं आएगा, तालु में ही आएगा, ठीक है। बताइए। देखिए त वाला जो है आपका दंत में आ जाएगा, ये हम लोग मिस कर रहे थे। त वाला जो है दंत में आ जाएगा, ठीक है। त दंत, त देखिए जीभ जो है दांत पे लग रहा है, त, थ, द, ध, न बोल के देखिए, दांत पे लग रहा है ना, तो उसको याद रखिएगा। त से जो है त वर्ग आपका दांत के अंदर ही आएगा।
ट, जीभ को ऊपर ले जा रहे हैं, ट ठ उसमें छोड़ रहे हैं तो वो मूर्धन्य आ जाएगा। च छ ये तालु, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो कंठ ध्वनि कौन सी इसमें हमारी हो गई? 48 का आंसर करिए, बिल्कुल सही ह। ये ह जो है कंठ से आवाज आ रही है। फ ये आपका ओष्ठ वाला हो गया, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट आइए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया है और ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल हम 50 पूरे कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट क्लास में इस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग, क ख ग घ। घ क्या हमारा घ जो है महाप्राण है, ये आप सभी जानते हैं, अल्पप्राणी है क्योंकि हवा ज्यादा निकल रही है। घ, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो सघोष भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसके बारे में हम सब जानेंगे अभी। तो ये हमारा कंठ हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कंठ वर्ड कौन सा है? इसमें से कंठ वर्ड कौन सा है? आ, ह, विसर्ग, ये सभी क्या है? अंग, अह जैसे बोलते हैं ना, तो वो विसर्ग ये सभी आ जाएंगे हमारे कंठ में। सो हियर इट इज, आपका 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम इसमें जानेंगे कि क वर्ग किसमें आता है, च वर्ग किसमें आता है। अभी मैंने बता दिया ओवरऑल, लेकिन एक डायग्राम के माध्यम से हम कल जानेंगे पूरी चीज। और कल फिर हम 50 क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ डायग्राम्स के थ्रू हम अपने कंसेप्चुअल चीज को देखेंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए और अपने तैयारी को एक अलग मायने दीजिए। तो इस तरह करते रहें, अगले सेशन में मिलते हैं। और बाकी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और यही बताइएगा कि अगर ये आप लाइव करना चाहते हैं तो भी बताइएगा, तो आपके लिए लाइव व्यवस्था शुरू की जाएगी। अभी ज़्यादा उतना वो नहीं है, इसलिए लाइव नहीं लिया, रिकॉर्डेड करके डाल दिया ताकि आप जो हैं इससे रूबरू हो सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।